أعوذ بالله मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. My dear young participants from across Pakistan, Azad Jammu Kashmir, GB, Assalamu alaikum. I hope you can all hear me. जैसा कि मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज में अर्ज किया था कि आपके इस बैच का ये तीसरा और आखिरी टॉपिक है आज का, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसमें दोबारा हाजिर होंगे. आप लोगों के लिए हम वक्तन फ़वक्तन नए नए टॉपिक्स लेकर आते हैं जो आपके के लिए करामत साबित हो, और हम बड़े केयरफुली उनको सिलेक्ट करते हैं और हम लोग उनको लाइन अप करते हैं. आज का जो टॉपिक है वो हमारा, जैसे कि आपको पता है कि प्रोटेक्शन ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर्स जो है उसका किस तरह से होगा. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये बहुत दफ़ा आता है. इंटरनेशनल जब हम अपने ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस की रिपोर्ट्स जो हैं जब सबमिट कराते हैं तो इसके ऊपर भी हमें बहुत सवालात आते हैं कि शायद आपकी जुडिशरी जो है वो इससे नावाकिफ़ है, जजमेंट्स ठीक नहीं देती, पता नहीं है, बहुत सारे सवालात आते हैं. तो ये नहायत अहम और बड़ा सेंसिटिव इशू है. इसके ऊपर हमने पहले भी 2 सेशंस हमारे इंटरनेशनल लेवल के हुए हैं. जुडिशल एकेडमी में मधु किया करते थे और फिर उसके बाद हमने इनको डिप्यूटेशन पे ले ही लिया. तो ही इज़ एडिशनल डायरेक्टर इन द फेडरल जुडिशल एकेडमी. ईजीआई को भी ये देखते हैं जो एक्सपीडिशियस जस्टिस इनिशिएटिव है. आप लोग ज़्यादातर इनसे वाकिफ़ भी होंगे. बेसिकली एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हैं. डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ऑफ पंजाब से इनका ताल्लुक़ है और इनकी जो है ये काफ़ी लंबी चौड़ी इनकी वो है तारुफ है और ये हमेशा छुपाते फिरते हैं. बहुत काबिल यंग डायनेमिक ऑफिसर, जुडिशल ऑफिसर एंड इवन ऑफिसर ऑफ द फेडरल जुडिशल एकेडमी. ये जो है ही इज़ बीन वर्किंग विद द फेडरल जुडिशल एकेडमी फॉर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, जब से डेपुटेशन पे आए हैं. और ये जो है इस वक्त आपके साथ ये यूएनओडीसी के भी सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, मास्टर ट्रेनर हैं और जुडिशल कॉन्डक्ट एंड एथिक्स भी हैं. एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जो हैं ये तो खैर 2017 से हैं. सीनियर सिविल जज ही रहे हैं 2016 से 2017 तक. फिर सिविल जज कम जुडिशल मजिस्ट्रेट ये 2002 से 2016 तक रहे हैं. इन्होंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं और माशाल्लाह बहुत ही काबिल हैं. सिर्फ कोर्सेज करना ही एक चीज़ नहीं होती, उसको इंटरनलाइज करना और उसको डिसेमिनेट करना और अपने साथियों के साथ शेयर करना इज़ अ ह्यूज क्वालिटी आई वुड थिंक. एंड ही हैज़ दिस क्वालिटी. ये जो है अपने जो कुछ सीखते हैं उसको ये शेयर भी करते हैं. एंड मैनी अ टाइम्स हमारे जो क्लासेस होती हैं यहाँ पर तो हम इनसे मशवरा करते हैं, क्लास में आके बैठते हैं और हमारे सीनियर जो रिसोर्स पर्सन्स होते हैं उनके साथ ये बैठ के अपनी बड़ी वैल्यूएबल इनपुट्स देते हैं, विच इज़ वेरी एडमरेबल. तो मैं ज़्यादा आपके इनके दरमियान नहीं आती बिकॉज टाइम इज़ ऑफ एसेंस, स्पेशली इन वेबिनार्स, बिकॉज वी हैव टू मूव ऑन इन दिस. तो मैं दरख्वास्त करूँगी राजा जहांजेब साहब से कि राजा जहांजेब साहब आप कहाँ हैं, नज़र आ रहे हैं कि Yes. आप, are you there? जी मैम, I can hear you. Yes, there you are. See, my dynamic young friend, Thank my you very much, colleague. ma'am. बिस्मिल्लाह करो बेटा, आप जी शुरू करो इसको. जी, thank you very much, ma'am, for your kind words. You are always very kind. अस्सलाम वालेकुम, respected judges. आज का सेशन शुरू करने से पहले मुझे एक खबर अभी मिली और I am starting with very heavy heart. मुझे बदियो जमात साहब की एक सडन डेथ की न्यूज़ मिली है जो कि बहुत सैडनिंग है हम सब के लिए. तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम उनके लिए फातिहा कर लें.
That is how the life goes on. Only change is constant. हमें चलना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने अपने स्फीयर्स में अपना रोल प्ले करना है जब तक वी आर। आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जैसे कि मैम हुमा ने कहा कि इट पर्टेन्स टू द चाइल्ड, ये बच्चों से मुतल्लिक है, चिल्ड्रन से मुतल्लिक है। और चूंकि लेजिस्लेशन ऐसी है जो कि फील्ड में आ चुकी है और कानून को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, उस कानून को एनफोर्स, उसकी इम्प्लीमेंटेशन 100% एज पर स्टैट्यूट नहीं है। लेकिन चूंकि वो कानून एक लागू हो गया है और कोर्ट्स ने उसके मुताबिक काम करना है, उसके अंदर जो गैप्स हैं, उसके अंदर जो रुकावटें भी खड़ी हैं, जजेस को उन रुकावटों को अबूर करना है। और ये एक हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशरी के ऊपर आती है कि एट द एंड ऑफ द डे वर्डिक्ट्स, जजमेंट्स हमारी बाहर आती हैं और उनको देखा जाएगा। जबकि पुलिस का क्या रोल है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, उसमें प्रोसिक्यूशन का क्या रोल है, वो सारी चीज़ें एक मर्ज कर जाएंगी आपकी जजमेंट की सूरत में। तो आज के सेशन में जब हम बैठे हुए थे, डायरेक्टर जनरल साहब और पूरी फैकल्टी बैठी हुई, तो डिसाइड किया गया कि जुवेनाइल प्रोटेक्शन, जो जुवेनाइल ऑफेंडर्स हैं उसके ऊपर बात की जाए और अपने तई जजेस को दोबारा सेंसिटाइज किया जाए कि कौन सी ऐसे रोल्स हैं, कौन सी ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो कि हमें परफॉर्म करनी है। तो मैं आई शैल स्टार्ट टू गिव यू अ व्यू ऑफ माय प्रेजेंटेशन। आज के सेशन में हम जो बेसिक चीज़ वो देखेंगे वो प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन इन क्रिमिनल लिटिगेशन है और कौन सी ऐसी प्रोटेक्शंस हैं जो कि बच्चों को क्रिमिनल लिटिगेशन में प्रोवाइड की जाती हैं, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में चीज़ें कैसे हैं, उनको कहाँ से शुरू किया गया और कब ये बात की गई चाइल्ड राइट्स के वाले से। सबसे पहले 19वीं सदी में चाइल्ड राइट्स की बात शुरू की गई है, जो कि उन्होंने देखा कि बच्चों के ऊपर एक एक्सटेंडेड आवर्स में लेबर करने की बात हुई। वही बात जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस की मैंने आपसे की, उसके तहत इसके अंदर कोई डेथ पेनल्टी नहीं दी जा सकती। कैन नॉट बी कमिटेड टू प्रिजन, एक ऑर्डिनरी प्रिजन के अंदर नहीं भिजवाया जा सकता। कैन नॉट बी ऑर्डर्ड टू लेबर, नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, नो हैंडकफ्स, नो फेटर्स, investigation by officer not below sub-inspector and supervised by the superintendent of police and SDPO। ये वो एरियाज हैं जहाँ पे एक पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कुछ नहीं पता, और ये फिर कोर्ट के ऊपर बाद में इस पे बात करेंगे। आगे चलते हैं। लीगल असिस्टेंस किसी भी लॉयर की जिसकी एटलीस्ट 7 years की स्टैंडिंग हो, वो प्रोवाइड की जाएगी। सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, जो इसका पार्ट एंड पार्सल है, एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस एक्ट के तहत, उस 173 की रिपोर्ट के तहत शामिल किया जाएगा। जॉइंट ट्रायल की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, एक्सेप्ट, हाँ एक्सेप्शन है, जहाँ पे कोर्ट फील करे कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में है, अदरवाइज वही इंडिपेंडेंट ट्रायल होगा। लेकिन जहाँ पे हालात ऐसे हों, कोर्ट फील करे कि जॉइंट ट्रायल इज द सोल्यूशन, तो वो किया जा सकता है। और जब जॉइंट ट्रायल किया जाएगा तो सर्टेन प्रीमियम्स हैं जो कि आप जुवेनाइल को एक्सटेंड करेंगे, उस पर आगे चल के बात करते हैं। अच्छा, जुवेनाइल कोर्ट होगी जी, हर सेशन डिवीजन में एक 1 or more जुवेनाइल कोर्ट्स हो सकती हैं। जज ऑफ जुवेनाइल कोर्ट इज द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और एडिशनल सेशन जज और ए मैजिस्ट्रेट विद पावर्स अंडर सेक्शन 30। मेरे दोस्त जो फर्स्ट क्लास पावर्स वाले हैं, वो इस एक्ट के तहत जुवेनाइल कोर्ट की उस डेफिनेशन में फॉल नहीं करते। जुवेनाइल कोर्ट के लिए जो स्पेसिफिक जुवेनाइल कोर्ट बनेगी, इट शुड बी मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 एटलीस्ट। प्रैक्टिसिंग लॉयर भी आ सकते हैं इसके अंदर। और टाइमलाइन जो डिसीजन की है वो 6 माह प्रोवाइड की गई है आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस। मूविंग ऑन, जुवेनाइल कोर्ट का प्रोसीजर क्या है? ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ख्याल है कि ये हम देखें, पहले बात तो ये कि आप रखिए जहन में कि स्पेशल कोर्ट्स क्रिएट करनी है इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट को, लेकिन अभी तक एज पर माय अंडरस्टैंडिंग आप लोग बैठे हुए अगर 5 या 6 स्पेशल कोर्ट्स, एक्सक्लूसिव कोर्ट्स क्रिएट की गई हैं। बड़े शहरों में है, कुछ लाहौर में है, कोयटा में है, शार में है, इस तरह कराची में है, इस तरह की कोर्ट्स क्रिएटेड है। स्पेशल कोर्ट्स क्रिएट करना है और उसमें जब वो कोर्ट उसका ट्रायल करेगी। लेकिन चूंकि आप जज साहबान, हमें पता है कि आपके पास मल्टी डायमेंशनल काम चल रहा है,
उन हालात के अंदर आपको कुछ चीज़ों को इंश्योर करना है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड। ये मुश्किल है बट यू हैव टू डू। वो ये कि आपने कोर्ट के अंदर जब भी किसी जुवेनाइल का केस आए तो कोई इररेलेवेंट पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जिसका उसका केस से तल्लक ना हो, उसको उस कोर्ट के अंदर नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज कर लें, कोर्ट उनसे वेकेट करवाएं। कौन हो सकता है? सिर्फ स्टाफ हो सकता है, ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हो सकते हैं, लायर्स हैं दोनों साइड पे, प्रोसिक्यूटर हैं वो हो सकते हैं, पार्टीज हैं, पुलिस ऑफिसर हैं वो इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, और गार्डियन ऑफ द जुवेनाइल, एनी अदर पर्सन विद द परमिशन ऑफ द जज। और फिर सबसे अहम बात, एट एनी स्टेज कोर्ट कैन डायरेक्ट एनी पर्सन टू विदड्रॉ फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स। इन लोगों में से भी किसी पर्सन को भी कोर्ट कह सकती है कि आप प्लीज कोर्ट को विकेट करें, कि आप इसका समझते हैं उसके वहाँ प्रेजेंस इस केस के लिए ठीक नहीं है। और एक और जो चीज़ सबसे आम है कि कोर्ट किसी भी स्टेज के ऊपर, ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रोविजन आपको इसमें प्रोवाइड की गई है, सीआरपीसी के अंदर भी है, लेकिन कोर्ट किसी भी स्टेज के ऊपर डिस्पेंस विद कर सकती है अटेंडेंस की एक जुवेनाइल की। अगर आप जॉइंट ट्रायल कर रहे हैं तो जॉइंट ट्रायल के लिए भी आप उस पर किसी जुवेनाइल की अटेंडेंस को आप डिस्पेंस करें। एक बहुत सैलिएंट फीचर इस कानून का, जो कि मैं समझता हूँ कि पिवट है, जिसके गिर्द बहुत सारी प्रोसीडिंग्स चलती हैं, वो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी है। एक जुवेनाइल जस्टिस कमेटी क्रिएट की जाएगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें मैजिस्ट्रेट साहब जो होंगे, ही शैल बी द हेड ऑफ द कमेटी। ये 4 अफराद पर मुश्तमिल है। उसके बाद उसमें डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, देन देयर इज प्रोबेशन ऑफिसर और सोशल वेलफेयर ऑफिसर, एंड देन मेंबर ऑफ द लोकल बार विद 7 years स्टैंडिंग इज मेंबर ऑफ दैट कमेटी। ये जो वकील साहब हैं लोकल बार के, उनको सही जज साहब अपॉइंट करेंगे फॉर 2 years। जेजेसी का फंक्शन क्या है? जेजेसी का सबसे बड़ा अहम फंक्शन ये है कि वो डाइवर्जन के ऊपर काम करे। जब कोई भी केस है, किसी भी एक इनोवेटिव चीज जो एक इस कानून ने मुतारिफ कराई है, वो डाइवर्जन है। डाइवर्जन कौन कर सकता है, कैसे की जा सकती है, ये हमेशा एक रेफरल के ऊपर होती है। डाइवर्जन के लिए जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को केस रेफर किया जा सकता है। कौन कर सकती है? पुलिस, प्रोसिक्यूशन और कोर्ट। और ये जो रेफरल है, इसके ऊपर आगे भी जाके बात करेंगे, ये किसी भी स्टेज के ऊपर किया जा सकता है। जो ही किसी एक अक्यूज को, किसी एक जुवेनाइल ऑफेंडर को अरेस्ट किया गया किसी पुलिस ने, तो इमीडिएटली he can be referred to the JJC for diversion। अगर वहां पे पुलिस ने नहीं किया तो जब केस कोर्ट में आता है, वहां पे प्रोसिक्यूशन भी उसको रेफर कर सकती है, बिफोर रिकमेंड कर सकती है, और कोर्ट भी किसी स्टेज के ऊपर इसको कर सकती है। जहां पर पुलिस अगर रेफर करे केस को डाइवर्जन के लिए, तो वहां पे 173 की रिपोर्ट को रोक लिया जाएगा टिल द डिसीजन ऑफ द जेजेसी, और उसके डिसीजन करने का टाइम 1 माह दिया गया। ओके जी। और ये जुवेनाइल जस्टिस कमेटी का फंक्शंस की हम बात कर रहे थे, तो उसमें एक सबसे अहम फंक्शन हमने कहा डाइवर्जन है। सेकंड इसकी फंक्शन उसका इंस्पेक्शन है, ऑब्जर्वेशन होम्स की और जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की है। और इन इंस्पेक्शंस के दौरान स्पेसिफिक डायरेक्शंस कैन बी गिवन टू द इंचार्ज फॉर द सोशल वेलफेयर एंड इंटीग्रेशन ऑफ द जुवेनाइल। इस कमेटी के जो स्टाफ है उनको प्रोवाइड करना है सेशन जज साहब ने। एक और सेलिएंट फीचर ऑब्जर्वेशन होम है। ऑब्जर्वेशन होम क्या है? अ प्लेस वेयर अ जुवेनाइल इज केप्ट टेम्पोरेरीली आफ्टर बीइंग एप्रीहेंडेड बाय पुलिस। उसको थाने में नहीं रखना, उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखना है, या फिर फिजिकल रिमांड के बाद, या फिर अदरवाइज किसी भी ट्रायल और इंक्वायरी के दौरान जुवेनाइल को ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा। ये पुलिस स्टेशन से हट के बनाए जाएंगे, लेकिन अभी तक इसकी हम चैलेंजेस में बात करेंगे, अभी तक ये उनको नहीं किया गया। देन देयर इज जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर। ये एक बड़ा सेलिएंट फीचर है। कन्विक्टेड जुवेनाइल इज केप्ट टू कंप्लीट पीरियड ऑफ सेंटेंस और until he attains 18 years of age, whichever comes earlier। ऑर्डिनरी प्रिजन के अंदर जुवेनाइल को नहीं रखना, रादर इन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में रखेंगे, जहां पर वो उनका अपना अरसा सजा का पूरा करेंगे, या अगर 18 साल की एज आ गई है तो 18 साल तक वहां पे रहना है, उसके बाद ही कैन बी शिफ्टेड टू ऑर्डिनरी प्रिजन।
वहाँ पे उनको एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और दीगर मेंटल हेल्थ और मॉरल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की टीचिंग ट्रेनिंग कराई जाएंगी। और जुवेनाइल जस्टिस कमेटी का कोई भी मेंबर एक जो मेडिकल अफसर के साथ है विद द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट जो कि हेड है उसके, वो इस ऑब्जर्वेशन होम को, रिहेबिलिटेशन सेंटर को विजिट करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे कि क्या वहाँ पर माहौल कंड्यूसिव है, इन्वायरमेंट जिस पर्पस के लिए बनाया गया है क्या वो पर्पस फुलफिल हो रही है या नहीं। डाइवर्जन की मैंने बात की, ब्रीफली इसको टच किया। अभी थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि डाइवर्जन इज एन अल्टरनेटिव प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिस्पांसिबिलिटी एंड ट्रीटमेंट ऑफ अ जुवेनाइल। All minor and major offences shall be compoundable for the purposes of diversion. A very important point. All minor and major offences shall be compoundable for the purposes of diversion. और उसके लिए it is permissible है diversion सिर्फ minor offences के अंदर और वो major offences के अंदर जहां पे जुवेनाइल की एज 16 साल से कम है। सिर्फ मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, diversion is permissible only in those offenses where the offense is minor, or in case of major offense, age of the child is less than 16 years. No diversion in heinous offenses referred by police, prosecution, or court at any stage. Modes of diversion. Diversion है क्या चीज? Diversion कैसे की जा सकती है? Juvenile Justice Committee with the consent of the complainant diversion कर सकती है by restitution of movable property, theft है, इस तरह का मामला है, restitution की सूरत में हो सकती है, reparation of the damages caused, written or oral apology, participation in community service। ये community service में participation एक और एंगल से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको देखिएगा। जब प्रोबेशन के वाले से आप देखिए चीजें तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक आपके पास एक टूल है फॉर reintegration and rehabilitation of the child. Then there is payment of fine and costs of proceedings, placement in juvenile rehabilitation center, written and oral reprimand. ये कुछ मोड्स हैं आपके डाइवर्जन के। अब बात कर रहे थे हम पहले एक JJSO के अंदर एक बहुत बड़ा लूप होल की, जिसमें मैंने जिक्र किया कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास कोई ऐसी पावर नहीं थी कि वहाँ पे वो डिटर्मिनेशन ऑफ एज करते। लेकिन इस कानून के अंदर बुनियादी चीज़ ये है कि जब भी पुलिस अफसर पकड़ेगा तो उसके ऊपर ज़रूरी है उस SHO के ऊपर और IO के ऊपर कि उसकी एज को वो डिटरमिन करे। एज को डिटरमिन करने के लिए किस तरह किया जाएगा? उसका बर्थ सर्टिफिकेट देखा जाएगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट देखा जाएगा आपका उस ऑफेंडर का, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है जो कि ऑसिफिकेशन टेस्ट की सूरत में है आपके पास अवेलेबल। और फिर आगे हमारे देखने वाला काम यह है कि जब भी उस ऑफेंडर को लेके कोर्ट में पेश किया जाए तो जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं उन्होंने अपनी फाइंडिंग देना है उस ऑफेंडर की एज के हवाले से। ये एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग रिमांड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इसका इंग्रेडिएंट है और ये इसके अंदर शेल का वर्ड यूज किया गया है, इसमें मेक ऑप्शन नहीं है। पुलिस के लिए भी मैंडेटरी है और मैजिस्ट्रेट साहब के लिए भी मैंडेटरी है कि यहीं पे डिटरमिन कर लिया जाए कि वो ऑफेंडर जो एक पर्सन एक पकड़ा है किसी पुलिस ने एक केस के अंदर जो कि जुवेनिलिटी क्लेम कर रहा है, क्या वो जुवेनाइल है या नहीं। अगर वो पुलिस ने उसको शुरू में डिटरमिन कर लिया कि जुवेनाइल है तो उसकी ट्रीटमेंट एक टोटली डिफरेंट तरीके से है, जो कि मैं आपको पहले शेयर कर चुका हूँ। ऑब्जर्वेशन होम है, वहाँ देखा जाएगा, उसके सोशल इंटीग्रेशन रिपोर्ट है जो कि प्रोबेशन ऑफिसर ने देनी है, उनको साथ अटैच किया जाएगा। और पुलिस के बाद अगर पुलिस वो नहीं करती तो उसके बाद सबसे बड़ा चेक फिर वो मैजिस्ट्रेट की शक्ल में है। जब भी कोर्ट में आपके पास रिमांड की सूरत में आए तो आपने देखना है कि क्या वहाँ पे इसकी एज को डिटरमिन किया गया या नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया तो कोर्ट इज टू कंडक्ट एन इंक्वायरी एंड टू डिटरमिन दैट पॉइंट, फिक्स दैट पॉइंट। मूविंग ऑन, इस कानून के अंदर फीमेल के हवाले से बात की गई है, उनके लिए सेपरेट प्रोविजंस है। कोई भी मेल जो है उसको अप्रीहेंड नहीं किया जा सकता, कोई मेल पुलिस अफसर उसको अप्रीहेंड नहीं कर सकता, उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। और जो अगर उसको रिलीज किया जाएगा तो प्रोबेशन के ऊपर तो फिर उसकी सुपरविजन भी किसी मेल की नहीं होगी। She shall only be kept in a juvenile rehabilitation center
established or kept exclusively for females। तो ये वो प्रोटेक्शंस हैं कि जो JJSO 2000 के अंदर फीमेल के हवाले से नहीं थी, बल्कि बिल्कुल ही साइलेंट था, वो इस कानून के अंदर उन्होंने ऐड कर दिया। जो मैंने कहा कि पहले बात की कि डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी के ऊपर भी वो JJSO साइलेंट था, इसके अंदर उन्होंने बड़ी पेनल्टीज इम्पोज कर दी हैं, जहां पर इम्प्रिजनमेंट है 3 साल की और फाइन अगर कोई शख्स ऐसा डिस्क्लोजर करता है, किसी केस की प्रोसीडिंग को छाप देता है सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, तो उसके ऊपर 3 साल की पनिशमेंट कोर्ट अवार्ड करती है। और प्रिंटिंग, उसकी पब्लिशिंग विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट नहीं हो सकती। अगर कोई करेगा कोर्ट की प्रोसीडिंग की तो उसके ऊपर 2 साल की सजा और जुर्माना है। प्रोबेशन ऑफिसर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। प्रोबेशन ऑफिसर जो है उसने एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। ये सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट किसी भी ऑफेंडर का, उसका बैकग्राउंड मद्देनजर रखकर की जाएगी। उसमें उसका एजुकेशनल, सोशल, कल्चरल हेरिटेज, तमाम चीज़ों को देख के, माशरे में उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनको मलूज़े खातिर रख के एक प्रोबेशन ऑफिसर रिपोर्ट तैयार करेगा, जो कि 173 की रिपोर्ट के साथ अनेक्स की जाएगी। उसके अलावा जुवेनाइल कोर्ट कैन असाइन टास्क, एनी टास्क टू द प्रोबेशन ऑफिसर दैट कैन बी रिगार्डिंग द जुवेनाइल्स कैरेक्टर। उसका वही बातें जो मैंने बात की हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उस माहौल कैसा है, माशरे में एजुकेशन क्या है, इन चीज़ों को देख के वो रिपोर्ट मंगवा सकता है जुवेनाइल कोर्ट। अगर उसके पार्ट पे एडमिशन है तो वो भी पता किया जा सकता है, वॉलंटरीनेस है वो तो कोर्ट ने खुद को डिटरमिन करना है, लेकिन इसके ऊपर एक एडिशनल एक टूल दे दिया कोर्ट को टू फर्दर सेटिस्फाई इटसेल्फ कि क्या विद फ्री कंसेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। एनी एविडेंस दैट द जुवेनाइल कमिटेड द क्राइम, स्टेप्स टेकन फॉर मेडिएशन, क्या कोई ऐसे काम किए गए हैं। जहां पर मैं आपसे शेयर करूं कि कोर्ट की जिम्मेदारी बना दी गई है, कोर्ट की ड्यूटी कर ली गई है कि कोर्ट ने हद्दल वसा कोशिश करना है कि किसी भी ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस को उसकी कल्बिनेशन वो सेंटेंस की शक्ल में ना हो। कोर्ट ने हद्दल वसा कोशिश करनी है री इंटीग्रेशन और रिहेबिलिटेशन की, और उसमें एक मामन रोल प्ले कर सकता है आपका प्रोबेशन ऑफिसर। उसको आप असाइन कर सकते हैं ये जॉब कि आप कोशिश करो कंप्लेनेंट को लेके उसके पास जाओ, उसको बिठाओ, उनमें उसके जुवेनाइल के गार्डियन को लेके चलो और कोशिश करो कि मेडिएशन हो सके। तो इट इज़ अ प्लेस जहाँ पे कोर्ट, वो जो मेडिएशन की हम देख रहे हैं, मेडिएशन सेंटर्स बने हुए हमारे, वही रोल यहाँ पर एक कोर्ट ने खुद एज ए मेडिएटर भी प्ले करना है कि कोशिश करनी है कि इशू को रिजॉल्व किया जा सके थ्रू मेडिएशन और डाइवर्जन। Possibility of sending the juvenile to juvenile rehabilitation center or release of probation, इसके ऊपर भी बात की जाएगी जब डाइवर्जन की बात की जा सकती है। तो ये रिपोर्ट जो कोर्ट कॉल करती है प्रोबेशन ऑफिसर से कॉन्फिडेंशियल होगी, कुछ उसको शेयर नहीं किया जाएगा किसी के साथ एक्सेप्ट द गार्डियन और या जुवेनाइल, जहाँ पे कोर्ट जरूरी फील करे। तो सेंटेंसिंग के हवाले से जो जुवेनाइल कोर्ट की पावर्स ग्रांट की गई हैं उसमें ये है कि इट कैन ऑर्डर रिलीज if pardoned by the victim, it can pass an order for community service, fine, compensation, restitution of property, counseling, release on probation, sending him to juvenile rehabilitation center till the completion of sentence or attaining age of majority, whichever occurs first. ये तो वो बातें थी जो कि मैंने आपको जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के हवाले से कर दी। उसके सेलिएंट फीचर्स बता दिया, उसके कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। लेकिन अब बात करेंगे चैलेंजेस की। ये वो एक हार्श रियलिटी है, एक जिसको हमें तस्लीम करना है कि इस वक्त आपको एज ए कोर्ट, जैसे मैंने पहले कहा कि लॉ की इम्प्लीमेंटेशन कर दी गई है, उसका ऑपरेशन को उन्होंने कर दिया गया ऑपरेशन, कोर्ट्स फैसले कर रही हैं। अब देखा जाना है कि कोर्ट का फैसला क्या है, वो पैरामीटर्स लेड ऑन उसको मीट विद कर रहा है या नहीं कर रहा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के किसने क्या किया है। बजट एंड रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट के पार्ट पे बहुत सारा काम इसमें करने वाला है। इस एक्ट को इन्फोर्समेंट के बावजूद जो बुनियादी चीज़ें हैं, सेपरेट जुवेनाइल कोर्ट्स क्रिएट नहीं की गई। जैसे मैंने पहले कहा कि 5 या 6 कोर्ट्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जो कि एक्सक्लूसिव कोर्ट्स हैं, बाकी कोर्ट्स को इन एडिशन टू ऑर्डिनरी वर्क ये एक ड्यूटी भी असाइन कर दी गई है। तो स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी, ये गवर्नमेंट ने इसको फंक्शनल करना है, इसको इस्टेब्लिश करना है।
इस पे विद द कंसल्टेशन ऑफ सेशन जज साहब ये कमेटी कंस्टिट्यूट की जाती है, और कुछ इसमें पार्टिसिपेशन जुडिशरी की है, और बाकी मैंने कहा उसको पहले शेयर किया कि 4 इसके दीगर इसके 4 मेंबर्स हैं। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, प्रोबेशन ऑफिसर है, एक लॉयर है। तो इसकी कंस्टिट्यूशन अभी तक गवर्नमेंट कैंप पे नहीं की गई, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पिवट है इस एक्ट का कि बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां इस जुवेनाइल जस्टिस कमेटी की हैं जो कि अभी तक इसको कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया, तो वो काम नहीं हो पा रहे जो कि करना ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन होम्स नहीं बनाए गए, जैसे कि बात कर चुके हैं कि उसको अरेस्ट करके थाने में नहीं लेके जाना, ऑब्जर्वेशन होम में रखना है, तो ऑब्जर्वेशन होम बने नहीं है अभी तक इसके। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स नहीं बने हुए, प्रिजन में नहीं रखना, रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखना है, तो वो भी अभी तक एक्सक्लूसिवली इस तरह नहीं है। एंड देन द प्रोबेशन एंड पैरोल सिस्टम। प्रोबेशन ऑफिसर, हमें पता है, हम लोग काम करते हैं, हम भी काम देखा करते थे, एक प्रोबेशन ऑफिसर है एक जिला के अंदर, उसने तमाम कोर्स को कैटर करना है। बाज़ एक एक डिवीजन के अंदर एक प्रोबेशन ऑफिसर है, उसने कुछ वीक्स रखे, वीक्स में एक दिन रखा होता था जिसमें वो अवेलेबल हुआ करता था, तो वो नहीं है, इसको अभी तक प्रोबेशन सिस्टम को ठीक नहीं किया गया। रूल ऑफ बिजनेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और जो इसके अंदर लैप्सेस हैं उनको कवर अप करने के लिए, वो अभी तक रूल ऑफ बिजनेस ही नहीं बने इसके। और देन द कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग, जजेस की ट्रेनिंग्स हो रही हैं। फेडरल जुडिशल एकेडमी ने आज का वेबिनार किया, इट इज़ टू सेंसिटाइज द जजेस, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक अवेयरनेस करने के लिए एक डायलॉग किया जा रहा है, डिस्कशंस की जा रही हैं, वेज एंड मींस ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स, पुलिस होगी, प्रोसिक्यूशन होगी, इनका कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो रहा। और ये कानून ऐसा है कि जब FIR लॉन्च की जाएगी तो राइट फ्रॉम डे 1 इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपना रोल प्ले करना है। अब उसमें SI की जो कि मिनिमम उसका स्टैंडर्ड है आयोग होने का, या SHO को क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये अभी तक उनको पता ही नहीं, बताया ही नहीं गया। तो ये वो, और प्रोसिक्यूशन के क्या ड्यूटीज़ हैं वो उनको नहीं, तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है ये करने के लिए। लेकिन मैंने कहा कि चूँकि इट्स द एक्ट इज़ इम्प्लीमेंटेड, तो इसमें एक भारी जिम्मेदारी एक कोर्ट के ऊपर आ जाती है, जजेस के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी आ जाती है कि इस हालात में जबकि बाकी ऑर्गन्स, आपके सिस्टम के बाकी ऑर्गन्स परफॉर्म, वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे, आपने उसको लेके चलना है। मैं ये कहूँगा ना सिर्फ लेके चलना है, बल्कि चूंकि मैजिस्ट्रेट्स की एक सुपरवाइजरी जो सेक्शन है, आपने अपने पुलिस स्टेशंस को या पुलिस को भी देखना है, तो वहाँ पे सर्टेन डायरेक्शंस कैन बी पास टू द पुलिस अफसर कि कैसे आपने उसको पकड़ते हुए स्टेट हुए उसका एज डिटर्मिनेशन करनी है, कैसे प्रोबेशन ऑफिसर से सोशल उसकी रिपोर्ट लेनी है। तो ये कैपेसिटी, एनी हाउ कैपेसिटी बिल्डिंग इज अ इशू टू बी डेल्ट विद। ये था हमारा एक ब्रीफ सा, टाइम फैक्टर को देखते हुए हमने इसको किया। कुछ टाइम हमारा उस पर लैप्स हुआ, शुरू में टेक्निकल हिच जो आ गई। अभी मैं आपका, सिंस इट्स वन वे ट्रैफिक, अभी तक मैं बोलता रहा हूँ और आप लोग सुनते रहे। इट इज़ ऑलवेज गुड टू बी मोर इंटरेक्टिव। क्लास में तो हम फेस टू फेस लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेके चलते हैं साथ साथ, और साथ साथ क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं। तो अभी मैं चाहूँगा कि आपके जहन में जो सवालात हैं, जो चीज़ें हैं, आप कोई चीज़ पूछना चाहें तो उसके ऊपर हम बात कर लें। अगर मैं थोड़ा सा जिक्र करूं, थैंक यू वेरी मच राजा जहां ज़ेब, ऑलवेज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी कूल तरीके से आप प्रेजेंटेशंस देते हैं। कुछ जो सवालात हमने नोट डाउन किए, उसमें एक था कि एक सवाल था कि प्लीज एक्सप्लेन डाइवर्जन। कैन यू हेयर मी? जी मैम। जी, पहला सवाल जो मैंने नोट किया वो दैट इज प्लीज मैं एक्सप्लेन डाइवर्जन। जी प्लीज। जी, पहला सवाल जो नोट किया राजा जहां से वो ये था कि प्लीज एक्सप्लेन डाइवर्जन। देखिए, डाइवर्जन एक मैकेनिज्म है कोर्ट के पास भी नहीं, बल्कि ये एक पुलिस के पास है, ये प्रोसिक्यूशन के पास है और कोर्ट के पास है। तीनों ऑर्गन्स रिफरल दे सकते हैं जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को डाइवर्जन के लिए। और डाइवर्जन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी केस की कल्मिनेशन प्रॉपर ट्रायल से हट के दीगर मीन्स के तहत की जा सकती है।
जिसमें आप उसको रेप्रीमांड भी है, रिटर्न ओरल रेस्टिट्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी है, उसका रिपेरेज ऑफ द डैमेज भी है उसकी। ये 4 5 6 ऑप्शन उस पर दिए, जिसमें बजाय सेंटेंस करके कन्विक्ट करके किसी केस को कल्मिनेट किया जाए, उससे पहले पुलिस शुरू में एफआईआर लॉन्च होने के इमीडिएटली आफ्टर डाइवर्जन के लिए जा सकती है। स्टेट अवे जेजेसी को, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को केस रेफर किया जा सकता है, जिसके मैंने पहले बताया कि 4 उसके मेंबरान है और मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 उसको हेड करेंगे। उस जेजेसी ने डाइवर्जन करनी है 1 माह के अंदर, लेकिन डाइवर्जन करने के लिए कंप्लेनेंट की रजामंदी जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, डाइवर्जन सिर्फ माइनर ऑफेंसेस में हो सकती है, या अगर मेजर ऑफेंसेस में है जिसमें जुवेनाइल की एज 16 साल से कम है, वहां पे डाइवर्जन का टूल यूज किया जा सकता है। अगर पुलिस नहीं करती तो फिर प्रोसिक्यूशन कर सकती है या कोर्ट कर सकती है किसी भी स्टेज के ऊपर, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल था कि इफ देयर इज वन जुवेनाइल एंड अदर 3 आर मेजर्स, तो उसमें हाउ विल यू डील विद द केस? विल द एंटायर केस बी ट्रांसफर्ड टू द जुवेनाइल कोर्ट और विल इट बी बाइफरकेटेड? इसमें तो देखिए कोई शक नहीं है कि ट्रायल तो एक ही कोर्ट में होना है। ये नहीं हो सकता कि एक ट्रायल उधर हो जाए और एक दूसरा हो जाए, वो कॉन्ट्रडिक्टरी फाइंडिंग आ जाएगी। उसमें पहली रिक्वायरमेंट तो कानून की ये है कि एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट ट्रायल होना है जुवेनाइल का, और जुवेनाइल ऑफेंडर को सेपरेट ट्राई किया जाए। लेकिन अगर कोर्ट फील करे कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ज़रूरी है इनका जॉइंट ट्रायल, तो वहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, कोर्ट कैन गो फॉर जॉइंट ट्रायल। और लेकिन जब कोर्ट जॉइंट ट्रायल पे जाए तो वहाँ पे कोर्ट उसकी अटेंडेंस को डिस्पेंस विद कर सकती है जुवेनाइल की। ठीक हो गया ये। अच्छा, तीसरा सवाल था, इफ एन ऑफेंडर इज ब्रॉट एंड द आईओ हैज नो रेलेवेंट पेपर्स डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव that he or she is underage and just says that he is less than 18 years of age, so how will you determine? देखिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि इस कानून के अंदर, सिस्टम के अंदर है। यहाँ पर आपको इल्म है कि बर्थ रजिस्ट्रेशन जो है बहुत कम है। इस कानून के अंदर एक बुनियादी डॉक्यूमेंट जो डिटर्मिनेशन ऑफ एज है वो बर्थ सर्टिफिकेट है, उसके बाद स्कूल सर्टिफिकेट है, एंड देन जा आप ओसिफिकेशन टेस्ट या मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर जा सकते हैं। सबसे बुनियादी चीज़ तो पुलिस को करनी है। अगर उस अरेस्ट के ऊपर पुलिस ने नहीं किया तो जब वो रिमांड के लिए ऑफेंडर को कोर्ट में पेश करेंगे तो वहां पे चेक रखा गया है कि एक मजिस्ट्रेट साहब को इसके अंदर एंटर होना है। जहां तक बात है इस चीज की कि एक ऑफेंडर के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ये कानून प्रोवाइड करता है, बल्कि जिम्मेदारी लगाता है किसी इन्वेस्टिगेशन अफसर की कि जो ही अरेस्ट किया जाए इमीडिएटली गार्डियन ऑफ द माइनर, गार्डियन ऑफ द चाइल्ड उसको रीच आउट करें, उससे रब्ता करें और उससे इमीडिएटली वो मंगवाए चीज़ें कि आप हमें इसका कोई ऐसा चीज़ दें जो कि बाजार लग रहा है हमें कि ये एक माइनर है, एक चाइल्ड है और जुवेनिलिटी की तरफ इसका केस जाएगा। ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें जो कि इसको इस्टेब्लिश कर सकें। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन अफसर। अगर वो डॉक्यूमेंट्स ना हो तो फिर वो है कि मेडिकल बोर्ड है जिसको ओसिफिकेशन टेस्ट होगा, और ओसिफिकेशन टेस्ट के अंदर भी मैं कहूँगा कि एक भारी जिम्मेदारी है कि ओसिफिकेशन टेस्ट एट टाइम्स इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो स्पेशल बोर्ड्स कंस्टिट्यूट किए जाएं हर जिला के अंदर। जो डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोऑर्डिनेशन की कमेटी है, एक उसकी हमने एक बड़ी जबरदस्त वर्कशॉप भी की थी हमने। बहुत एक फंडामेंटल रोल इन द क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में उस कमेटी का है। तो वहाँ पे सेकंड जज साहब जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट जेल के हैं और डिप्टी कमिश्नर हैं, उनको सबको ऑन बोर्ड लेकर उन्हें कहें कि एक स्पेशल बोर्ड कंस्टिट्यूट किया जाए जो कि जुवेनिलिटी के इश्यूज के ऊपर इमीडिएट अपनी रिपोर्ट फर्निश कर सकें पुलिस को, कोर्ट को या प्रोसिक्यूशन को। और मैं एक चीज़ और मैं इसमें बताऊं कि ये जो आपके बुनियादी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर आपको बैंक अपान करना है, आपको रिलायंस करना है, वो बर्थ सर्टिफिकेट है, वो उसका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है। अगर ये चीज़ें आपको सपोर्ट नहीं कर रही तो फिर आप उस पर जाएंगे ओसिफिकेशन टेस्ट, क्योंकि ओसिफिकेशन टेस्ट इज नॉट द एब्सोल्यूट एविडेंस। उसमें corroborate तो जरूर कर सकता है, लेकिन फोकियत दीजिएगा आप इन चीज़ों को। अक्सर मैंने ये देखा है कि नॉट इन विद रेफरेंस टू द जुवेनाइल्स के स्टेट अवे रिफ्यूज किया जाता है, कर दिया जाता है मानने से बर्थ सर्टिफिकेट को या किसी एजुकेशनल सर्टिफिकेट को, तो गलत है। वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक
फंक्शनरीज के एक्सिक्यूटेड हैं, प्रिपेयर्ड हैं, जब तक वो फील्ड में होल्ड कर रहे हैं, जब तक कोई पार्टी उनको कैंसिल नहीं करवाती, उन डॉक्यूमेंट्स को मानना हमारे लिए ज़रूरी है। थैंक यू। एक और था जो सवाल, वो which is not very clear to me, at least शायद आपकी समझ में आए. They say that under what circumstances a joint trial of a juvenile offender ensue and its procedure, kindly refer to the relevant law. So I don't know how, what does this mean? देखिए, ये मैंने कहा है कि बहुत वाइडर डिस्क्रिप्शन कोर्ट की आ जाएगी। आपने इन द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड देखना है। आप जहाँ पे फील करें कि एक ऐसी सूरत हाल है कि वहाँ पे चाइल्ड की रिप्रेजेंटेशन भी अच्छे तरीके से हो सकती है, वहाँ पे केस की एविडेंस भी आप एकदम से इकट्ठी रिकॉर्ड करके केस का जल्द फैसला कर सकते हैं। जहाँ पे आप फील करें कि ये अप्रोप्रिएट रहेगा कि अगर टाइम वेस्ट किया जाए, इट मे कॉज सम डैमेज और लॉस टू द ऑफेंडर, तो ये कोर्ट के अपना स्वाबदीद है, कोर्ट ने खुद देखना है हालात वाक़यात में लेके कि हम जॉइंट ट्रायल करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप जॉइंट ट्रायल लेके चल रहे हैं तो आपको उसकी अटेंडेंस को आप डिस्पेंस विद करते हैं। यस, थैंक यू। कैन अ मैजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड under section 30 authorize the detention of a juvenile in police custody? देखिए, कानून बड़ा वाज़ेह है। जहाँ पे कानून बड़ा लिखा हुआ है वहाँ पे हम कोई हमारे पास इख्तियार नहीं है। उसमें उन्होंने सिर्फ जुवेनाइल कोर्ट जो डिफाइन किया है, उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और मैजिस्ट्रेट वेस्टेड विद पावर अंडर सेक्शन 30 है, वही उसको डील कर सकते हैं। तो वो इन सूरतों में उसका रिमांड भी डील करने के लिए इन्हीं साहब के पास जाना चाहिए, दीगर और कोई मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नहीं कर सकते। What is the time limit for JJC to decide diversion? एक महीना जी, 1 महीना है सिर्फ। ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है सवाल, आपको छोड़ नहीं रहे हैं सारे। अच्छा मैम, अगर ये आसिम चूंकि बैठे हुए हैं मेरे ख्याल से वो अपने रूम में, तो इफ इट इज पॉसिबल तो पार्टिसिपेंट्स खुद से अगर कोई बात सवाल डायरेक्ट पूछना चाहे वो तो हमें किसी हाउ विल इफ आसिम कैन मैनेज दैट, वो हो सकता है जितनी देर आसिम मैनेज कर ले। आसिम कैन यू मैनेज? इफ दैट इज डन दैट विल बी मोर इंटरेक्टिव। पार्टिसिपेंट्स प्लीज हैंड रेज कीजिए अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है। मैं उनको फिर माइक लिखे हुए भी आ रहे हैं कुछ। एक्सप्लेन सेक्शन 64 ऑफ एक्ट ऑफ एज ऑफ ऑफेंडर इज लेस देन 16। इसके बाद आप देखिए मैनेज कर लो आप। हाँ ठीक है। देखिए 64 को लेके काफी ज्यादा बहसें होती हैं और काफी ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि एम्बिग्युइटी है इसमें। कोई ऐसा मुझे नहीं इसमें कोई चीज कंफ्यूजिंग लगी। कानून ने बड़ा वाज़ेह तौर पे इस एक्ट के अंदर तमाम ऑफेंसेस को 3 कैटेगरीज डिफाइन कर दी गई हैं: माइनर ऑफेंसेस, मेजर ऑफेंसेस और हीनियस ऑफेंसेस। जहां तक माइनर ऑफेंसेस और मेजर ऑफेंसेस है उनको उन्होंने बेलेबल कर दिया है। जो हीनियस ऑफेंसेस है जिनकी सजा 7 साल से ऊपर तक जा रही है, उनको हीनियस ऑफेंसेस में उन्होंने किसी भी लिहाज से उसका बेल के ऊपर कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि आप उसको स्टेट में बेल ग्रांट कर दें, बेलेबल डिक्लेयर करके। बेलेबल सिर्फ माइनर ऑफेंसेस को किया गया और मेजर ऑफेंसेस को किया गया। जहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है वो जो आई थिंक आपका जो सवाल आ रहा है वो 64 का है। 64 को जरा पढ़ लेते हैं, मैं उसको रीड करता हूँ कन्वीनियंस के लिए। Where a juvenile of more than 16 years of age is arrested or detained for a heinous offense, he may not be released on bail if the juvenile court is of the opinion that there are reasonable grounds to believe that such juvenile is involved in commission of a heinous offense. 16 साल से ऊपर कोई भी जुवेनाइल ऑफेंडर जब पकड़ के लेके आया जाए तो वहां पे कोर्ट ने उसको बेलेबल नहीं करना, उसको देखना है कि क्या उसको वो किस हालात में बेल दे सकता है। ऑफेंस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज बेलेबल एज पर राइट नहीं कर सकता। आपका क्वेश्चन है कि 16 साल से अगर 16 साल से कम भी आएगा तो वो बेलेबल नहीं बन जाएगा। देखिए एक्सप्रेस प्रोविजन देखना है, एक्सप्रेसली माइनर ऑफेंस को और मेजर ऑफेंस को बेलेबल किया गया है। कोई ऐसा प्रोवाइजो नहीं है इस कानून के अंदर जिसमें हीनियस ऑफेंस लेस देन 16 इयर्स को बेलेबल डिक्लेयर किया गया है। जब वो ऐसा प्रोवाइजो नहीं है तो वहां पे आप तमाम ऐसे ऑफेंडर्स को
जो कि हीनियस ऑफेंसेस के ऊपर एलिगेशन हो, उसको आप नॉन बेलेबल ही पढ़ेंगे, नॉन बेलेबल ही ट्रीट करेंगे। 497(1) प्रोवाइजो के तहत जो जनरल बेल की प्रोविजन है उनको देख के आप केस का ट्रायल करेंगे। अगर डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइज विद द कोर्ट, इफ कोर्ट फील्स कि इसको बेल होनी चाहिए तो बेल कर सकते हैं। कानून में 6 माह का अरसा फिक्स किया गया है इसका ट्रायल करने के लिए। अगर कोर्ट फील करती है कि 6 माह गुजर गए हैं, केस का फैसला नहीं हो पा रहा और इसमें कोई गलती ऑफेंडर की नहीं है, डिले इन ट्रायल इज नॉट कॉज्ड बाय द जुवेनाइल ऑफेंडर, देन कोर्ट कैन एक्सटेंड द बेल विद वन ऑफ दिस ग्राउंड्स। अच्छा, अब जिनकी तरफ से पार्टिसिपेंट्स की तरफ से हैंड रेज किए गए, मैं 1 बाय 1 अलाउ करता हूँ, वो अपना माइक अनम्यूट करके तो डायरेक्टली क्वेश्चन जो अगर कोई पुट करना चाहे। तो मैं ये सबसे पहले ये शमीम नाम से एक हैं, आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैडम नादिया अली साहबा, सिविल जज। हाँ जी, आपको मैंने मैडम नादिया अली साहबा आपको रिक्वेस्ट की है अनम्यूट करने की। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा ठीक है, आपकी तरफ से हैंड रेज था। चल दैट्स ग्रेट, वो वैसे हो गया होगा। ठीक, चलें। नेक्स्ट फिदा बलोच साहब। मेरे ख्याल से कुछ इस पे मैम आपके पास कोई रिटन क्वेश्चन आपके पास आया तो उसको देख लेते हैं। मैं सर ये रिटर्न क्वेश्चंस में फिर आपको 1 बाय 1 बताता हूँ जो। हाँ जी, हाँ जी, बताएं आसिम प्लीज। Is the magistrate bound to release a juvenile accused of minor offense when he is produced for remand? ऑब्वियसली जब ऑफेंस बेलेबल कर दिया गया है तो वहां पे उसको वो बिल्कुल रिलीज करेंगे। इसका रेफर देके सेक्शन 6 का। जहां पर Sections के बेल तो एज ऑलरेडी पर राइट हो, जहां पर बेल एज पर राइट हो तो उसको विदाउट एनी एप्लीकेशन, विदाउट एनी रिक्वेस्ट वो आपने ग्रांट करना है, जस्ट लाइक ये ए बेलेबल ऑफेंस। एक इजाज अली साहब ने क्वेश्चन किया सर, वेदर द पुलिस हैव अथॉरिटी टू रिलीज जुवेनाइल ऑफेंडर कीपिंग इन व्यू द ऑफेंस बीइंग बेलेबल। वही वो जनरल प्रोविजंस तो वहीं पे रहेंगी। वो तो जनरल पुलिस के जो इख्तियारात हैं वो बेलेबल ऑफेंसेस के तहत इंटैक्ट हैं और यस दे कैन डू इट। वो अपनी उस चीज़ों को इंश्योर करते हुए उसके अटेंडेंस को दे कैन डू सिंस ऑफेंस इज बेलेबल, लेकिन नॉर्मली वो नहीं करते तो वो फिर आपकी जिम्मेदारी है। एक चीज़ यहाँ पे आसिम इस क्वेश्चन से थोड़ा सा मैं बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि अक्सर बड़े स्टार्टलिंग चीज़ें मीडिया के ऊपर आ जाती हैं। छोटे बच्चे, यंग जो बच्चे हैं जिनकी एज 10 साल से कम हो, वो अक्सर बिहाइंड दी बार्स नजर आते हैं, अक्सर हैंडकफ्स नजर आते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पे आपको मजिस्ट्रेट साहबान को डायनामिक और प्रोएक्टिव होकर बैठना है। आपका जो एक एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, वो मैं समझ रहा हूँ कि हमारी यू आर बर्डन विद वर्क। कोई इससे दूसरी राय नहीं कि आप एज ए ट्रायल कोर्ट काम कर रहे हैं और आपके पास काम का बहुत रश है, लेकिन इसके बावजूद जब आपके पास किसी जुवेनाइल ऑफेंडर को पेश किया जाए तो प्लीज बाकी चीजों को साइड पे करके उसके ऊपर फुल अपने अटेंशन के से देखिएगा। वो जो बेसिक प्रिविलेजेस हैं, जो एग्जेम्पशंस कानून के अंदर प्रोवाइड की गई हैं, वहां पर देखकर ऐसे बच्चों को जरूर रिलीज करें। इट अर्न्स अ बैड नेम फॉर द पुलिस, पूरे सिस्टम के ऊपर कि क्या हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। एक 7 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, उसको वो हथकड़ियां लगी हुई हैं, 9 साल का बच्चा हथकड़ियां लगी हुई हैं। इन चीजों को जरा जरूर देखिए। जी आसिफ, सॉरी आपको बात कर रहे थे। ये अब्दुल गफ्फार साहब हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है,
if the juvenile offender is brought before magistrate, neither his guardian is traced nor a surety is available, whether the juvenile offender would be sent to the juvenile jail for want of surety or other legal option, whatever नहीं is available. नहीं, देखिए मैंने आपसे कहा कि कभी भी अब उसको जेल में, तो प्रिजन में तो पहली बात उसमें है नहीं ऑप्शन, या पुलिस के अंदर भी नहीं, कोर्ट ने उसको देखना है। आप उसका आईओ को कह के आप प्रोबेशन ऑफिसर को फौरी तौर पे कॉल करके उसको इन्वॉल्व करके कोई भी सूरत ऐसी बना के उसको रिलीज करें। बेलेबल ऑफेंस में कोई ऐसी नहीं है कि आप उसको जेल भिजवा दें इसलिए कि गार्डियन ट्रेस नहीं हो रहा, मचल के देने वाला कोई नहीं है, मचल के देने वाला उसका श्योरिटी बॉन्ड टेंडर करने वाला आपको 1 महीना नहीं मिलता, तो वो उसके पीछे खबरगिरी करने के लिए नहीं आ रहा, तो वो क्या जेल में रहेगा? इतना अर्सा नहीं, आपने उसको खुद से डील करना है। उसका कोई श्योरिटी बॉन्ड पुलिस से कह के पर्सनल श्योरिटी लेके या प्रोबेशन ऑफिसर को एंगेज करके उसका कोई वे आउट आपने निकालना है। ही शैल नॉट बी सेंट टू द जेल। बिल्कुल इसको पुलिस के ऊपर छोड़िए कि वो उसको इंश्योर करेगा उसके सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर लेके आने का। आईओ को कहें कि इसका ट्रेस करे, उसको प्रोबेशन ऑफिसर को इन्वॉल्व करें और उसको रिलीज करें। इसमें एक है सर, रिपीट कर रहा है टाइम एंड अगेन, जो माइनर नोयत का है ऑर्डिनरीली ग्रांट कर दी जाती है, तो ये चीज जो है ये उसको मतलब एनकरेज कर रही है, इस चीज को प्रमोट कर रही है एट सोशल लेवल कि वो फ्रीक्वेंटली उसको ऑफेंस को रिपीट कर रहा है, और जुवेनाइल गैंग्स को लोग यूज कर रहे हैं इसी चीज की स्पेस लेते हुए। ये आपसे मैंने शुरू में भी बात की कि हमारा एक जो सेटअप है ऐसा है कि हमारा जो भी क्रिमिनल है वो बड़ा एक शार्प माइंडेड है, वो छोटे बच्चों को एज ए टूल यूज करके ऑफेंस कमिट करवाते हैं, उनको हेल्पिंग हैंड यूज करते हैं। इसीलिए लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चों को मिसयूज किया जा रहा है इस पर्पस के लिए। तो ये बात हकीकत है, इससे कोई कतई नजर नहीं है। मैंने कहा कि कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट ने इसमें देखना है कि अगर तो जहां तक बेलेबल ऑफेंस है वहां पर तो कोई ऑप्शन नहीं है आपको उसको देखें, लेकिन बाकी केसेस में आपने देखना है कि क्या इसको रिलीज करने से कोई ऐसी इम्प्लीकेशन तो नहीं आ सकती। अगर ऐसी इम्प्लीकेशन आ सकती हैं तो आप उसको रिफ्यूज कर सकते हैं। एक और बात बहुत जबरदस्त इस कानून में है, वो ये कि अगर उसका इसी बात को लेके मैं चल रहा हूं, अगर कंप्लेनेंट से कंप्रोमाइज भी हो जाए, इवन देन द जुवेनाइल कोर्ट कैन स्टॉप रिलीज ऑफ द ऑफेंडर। ये वो खास तनाजर में अगर आपके पास सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक प्रोबेशन ऑफिसर की पड़ी हुई है, उस माइनर का बैकग्राउंड आपके इल्म में है, उसका कंडक्ट आपके सामने है कि वो हैबिचुअल क्रिमिनल है जो आपके सवाल से मुतल्लिक है, बार बार रिपीटेडली इन्वॉल्व हो रहा है, यू कैन स्टॉप हिज रिलीज और उसको आप उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखने का कानून के अंदर प्रोविजन मौजूद है। एक क्वेश्चन है सर, इफ द एज ऑफ द माइनर इज कंटेस्टेड बाय द कंप्लेनेंट पार्टी व्हिच एज इज मेंशन्ड इन हिज बर्थ सर्टिफिकेट एंड द कंप्लेनेंट पार्टी हैज कंटेस्टेड दैट इट इज मैनेज्ड through some unfair means and wrongful age is disclosed, what is the mode? वो उसमें देखिए बात यह है कि इसमें इंक्वायरी जरूर करनी है आपने, लेकिन आपको इसको इंटरप्रेट करना है इसकी प्रोविजन को फॉर द फेवर ऑफ द अक्यूज्ड। जहाँ पे जुवेनाइलिटी की बात की जाए तो एक आपकी इंटरप्रिटेशन कोर्ट की है, वो शुड लीन इन फेवर ऑफ द जुवेनाइल। अगर पार्टी उसको कंटेस्ट कर रही है तो दैट पार्टी विल हैव टू प्रूव कि ये जो सर्टिफिकेट है ये फेक है, फोर्ज्ड है, फैब्रिकेटेड है, तो उसमें उसकी कोई एविडेंस लेके आएगा। लेकिन अगर वो एक सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट आपके सामने पेश किया जा रहा है, वो ओरली कह रहा है नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो ओरल उसके असर्शंस को आप नहीं मानेंगे, उस सर्टिफिकेट को फोकियत देंगे जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। बाकी मोस्टली क्वेश्चन सर ऑलरेडी आंसर हो चुके हैं, और अगर कोई इसमें रह गया तो फिर वो अकॉर्डिंगली मैं जनाब से शेयर कर दूंगा। चलिए ठीक है, मैं इसको कंक्लूड करने से पहले मैं आपको एक लास्ट थिंग ये कहूँगा कि जो मैंने शुरू में बात की कि एक हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है इस कानून के तहत अपने केसेस को लेके चलना और केसेस को डिसाइड करना। कैपेसिटी बिल्डिंग पुलिस की नहीं है, प्रोसिक्यूशन के नहीं है, उनको अपने रोल्स और ड्यूटीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तो एज ए मैजिस्ट्रेट ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पुलिस को एजुकेट करें, उनको बताया जाए कि क्या क्या फंक्शंस हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं।
अरेस्ट के ऊपर आपकी जो क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन की मीटिंग्स हैं, मंथली मीटिंग्स हैं, उनके अंदर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर को बताया जाए कि ऐसे केसेस के अंदर जो कि जुवेनाइल से कंसर्न है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कौन कौन से जॉब्स परफॉर्म करने हैं। अगर वहाँ पे नहीं कर रहे तो रिमांड की सूरत में आप उन चीज़ों को देखें, आप प्रोसिक्यूटर को एंगेज करें। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक ज़्यादा एक्स्ट्रा एक आपके ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन हमने उसको फुलफिल करना है ताकि इस निज़ाम को, सिस्टम को चलाया जा सके। बाकी सेगमेंट्स जो हैं वो साथ साथ आपके मिलते रहेंगे, बट हमारे उनके पास फिर भी कोई एक्सक्यूज हो सकती है, हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच राजा जहांजेब। हमेशा बहुत मज़ा आता है आपका लेक्चर सुनने का। मैं खुद भी जब आप क्लास ले रहे होते हैं तो मैं उसमें बैठती हूँ या उसको जब उसकी रिकॉर्डिंग सुनती हूँ तो आई रियली एंजॉय बिकॉज एट सच अ यंग एज यू ऑलवेज been a great tutor, I would think, and a mentor as well. मेरे जितने भी तमाम मोहतरम पार्टिसिपेंट्स रहे हैं, सिविल जजेस, मजिस्ट्रेट्स, आप लोगों का शमूलियत जो है और इंटरेस्ट जो है उसकी फेडरल जुडिशल एकेडमी की जानिब से मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ। और ये बैच जो है ये इसके लिए हमने 3 ये टॉपिक्स चुने थे। ये उम्मीद है कि आप लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। हम लोग इंशाल्लाह अगले बैच के लिए मज़ीद कोई टॉपिक्स सोच के लाएंगे। आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे जिस तरह मैंने अपने मैसेज में भी लिखा था कि हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वेबसाइट पे भी जाइएगा फेडरल जुडिशल एकेडमी के, और हमें उसमें आप एडवाइस कीजिएगा। बल्कि हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को भी हम बाद में बंद कर देंगे, मगर आप उसमें टॉपिक ज़रूर शेयर कर लीजिएगा जो आप समझते हैं आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं, ताकि हम नेक्स्ट बैच के लिए जब हम दोबारा आप लोगों के सामने आएँ तो हम उन टॉपिक्स के साथ आपके सामने आएँ और आप लोगों को उसमें हम जितना असिस्ट कर सकते हैं हम वो करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच के लिए जो बैच 3 होगा और नए टॉपिक्स के साथ हम हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए बामाने खुदा जिसको कहते हैं, अल्लाह ताला आप लोगों का हाफिज और नासिर हो। इंशाल्लाह विश यू ऑल द बेस्ट इन योर करियर्स, गुड लक टू यू, see you again, but do share with us your evaluations, your feedbacks, and your suggestions about the topics that you would like to have over webinars, and we will also include them in our those personalized sort of जो जिसमें हम यहाँ trainings करते हैं, उनके लिए भी जो topics you would like to have, please share with us what you would like to have. Thank you very much. Allah Hafiz. पाकिस्तान जिंदाबाद।